बेटे बहू के जाने के बाद सरिता जी एकदम टूट गई थी। उन्हें अपने बेटे बहू से बहुत लगाव था। वह उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन बेटा बहू उन्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुओं का मानना था अगर सास ससुर उनके साथ शहर में रहेंगे तो उनकी आज़ादी छिन जाएगी। दोनों बेटों और बहुओं को अपनी ज़िंदगी में कोई रोक टोक पसंद नहीं थी। इस कारण वह अपने माँ और पिताजी को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। माँ हर बार अपने बेटों से जिद करती, लेकिन बेटे हर बार मना कर देते। क्या हो गया बाबूजी, आपको क्यों बार बार एक ही बात की रट लगा रखी है? मेरी पत्नी मेरी पत्नी। अरे पत्नी ही है ना, कोई आसमान की चांदनी तो नहीं। आपकी पत्नी जो जब से तारीफों के पुल बांध रहे हो और हमें भला बुरा कह रहे हो। अरे हमने माँ को इतनी बार मना किया, मगर ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी में बैठ गई। मना करने के बावजूद नहीं मानी। अब जब हम नहीं ले जाना चाहते थे उनको अपने साथ शहर में, तो मेरी पत्नी ने जरा सा धक्का ही तो दिया था। अब वह नीचे गिर गई तो हम क्या करें? मजबूरी में हमें धक्का देकर उतारना ही पड़ा। इसमें क्या ही गलत किया हमने? बुढ़ापे में इनका बोझ कौन उठाता भला? पत्नी के खिलाफ शब्द सुनकर जोरदार तमाचा महेश जी ने अपने बड़े बेटे हर्ष के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने की? तब हर्ष की पत्नी गुंजन झल्ला कर बोली, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए? जानते नहीं कि मेरे पति कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े आदमी? अरे आपके जैसे तो दो कौड़ी के लोग तो इनके जूते चाटते हैं, इनके आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। आपकी औकात ही क्या है उनके सामने? तब बहू द्वारा पति का अपमान देख सरिता जी ने नेहा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई बहू तुम्हारी मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की? अगर बोला तो जुबान खींच लूँगी तुम्हारी। और अगर बहू हमारा तुम पर कोई हक नहीं तो किस हक से यहाँ पर अपना मुंह उठाकर चली आई हो? हमारे आगे हाथ फैलाने एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें मैं अपनी दौलत से। जाओ और भीख मांगो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर महेश जी की आंखें खुशी से चमक उठी। अपनी माँ सरिता जी का ऐसा रूप देखकर दोनों बेटे बहू खड़े के खड़े रह गए। और हाँ बहू, क्या बार बार अपने भाई की धमकी देती रहती हो कि भाई को बुला लूँगी, भाई को बुला लूँगी? तो आज तुम अपने भाई को बुला ही लो। रुको, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देती हूँ। तभी महेश जी के दोस्त का बेटा वहाँ पर एक पेपर लेकर पहुँचा और साथ में पुलिस वाले भी आए, जिन्हें देखकर छोटी बहू आंखें खुली की खुली रह गईं। वह खुश हो गई क्योंकि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई और नहीं, जबकि उसका भाई गौरव था, जिसे देखकर नेहा की हिम्मत बढ़ी। सोचा कि भाई उसकी ही साइड लेगा। ऐसा सोचते हुए वह उनके गले लगने लगी। तब गौरव ने उसे हाथ से पीछे कर दिया। यहाँ कोई भाई नहीं, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए मुझे बहलाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। गौरव जोरदार आवाज़ में चिल्लाकर बोला। अपने भाई का ऐसा रूप देखकर नेहा सन्न पड़ गई और कोने में जाकर खड़ी हो गई। महेश जी ने वह पेपर वकील को पकड़ाए और वकील ने वह पेपर बेटे बहू को पढ़कर सुनाए, जिसे सुनकर बेटे बहू भौचक्के रह गए। उनके होश ही उड़ गए और वह महेश जी और सरिता जी के चेहरे को लगातार निहारते रहे। कुछ देर बाद महेश जी गौरव और वकील को लेकर कमरे के अंदर चले गए। बेटे बहू हाथ सर पर रखकर जमीन पर धम से बैठ गए और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगे, जिसकी आहट उन्हें पहले से ही हो चुकी थी।
बेटे बहू उसी दिन को याद करने लगे जब उन्होंने शहर से गांव आने की सूचना अपने माँ पिता जी को दी थी कि वह गांव आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तब कैसे माँ पिताजी उनके इंतजार में खुशी से चहक रहे थे। सरिता जी ने अपने बेटे बहू के लिए उनके मनपसंद पकवान बनाए थे और बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े पैक कर लिए थे। जब महेश जी ने पूछा तो बोली कि बेटे बहू के साथ इस बार जरूर जाऊंगी। यह क्या सरिता, कम से कम उनसे मालूम तो कर लेती। अजी, आप भी कैसी बातें करते हो। जब एक बार उन्होंने बोल दिया कि अगली बार आएंगे तो माँ को ले जाएंगे, आपको तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी है। भला इस बार तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। वह मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। अब बुढ़ापे में हम यहाँ अकेले थोड़ी रहेंगे। मेरा मन यहाँ घबराता है, मेरा मन नहीं लगता जी। तभी डोरबेल बजी। सरिता जी खुशी से चहकते हुए उत्सुकता से दरवाजे पर गईं। देखा बेटे बहू आए थे, लेकिन बेटे बहू ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही अपने माँ पिताजी के पैर छुए और जैसे ही अंदर चले गए, अंदर जाकर फ्रेश हो गए और सब खाना खाने लगे। तब छोटा बेटा दिलीप बोलता है कि माँ, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या खाना बनाती हैं आप। यह बात तो है कि जो खाना आप बना सकती हैं वह कभी मेरी पत्नी नेहा नहीं बना सकती। उसके हाथों में वह स्वाद ही नहीं है। यह बात सुनकर नेहा थोड़ा मुंह बनाती है। यह देखकर सब हंस पड़ते हैं, बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। अब सब खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं। सामने सरिता जी बेटे बहू के लिए चाय नाश्ता और कुछ समोसे बनाती हैं। तब छोटा बेटा दिलीप बोलता है कि कल की टिकट मैं बनवा लेता हूँ, हम चारों को वापस भी तो जाना है। तो बड़ा बेटा हर्ष अपनी सहमति प्रकट करता है। तब सरिता जी कहती हैं कि बेटा, तुम तो इस बार अपने बाबूजी और मुझे भी लेकर जाने वाले थे, तो हमारा भी टिकट करवा दो ना बेटा। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार तुम हमें भी ले चलो। 2 साल हो गए थे तुम्हें देखे हुए और उस दिन से आज देखा है बेटा, घर इतना खाली खाली लगता है। तुम्हारे बिना घर काटने को दौड़ता है, हमारा मन ही नहीं लगता, इसलिए तुम हमें अपने साथ ले चलो। तब हर्ष की पत्नी गुंजन बोलती है कि क्या मम्मी जी, अभी अभी तो हमने नया घर खरीदा है और इसमें अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। घर का सारा काम ऐसे ही अधूरा पड़ा है। ऐसे में हम आप लोगों को कहाँ रख पाएंगे भला। हमारी अपनी भी इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं और आप तो बूढ़े लोग हैं, आपका खाना पीना भी अलग ही होता है। हम तो खाने पीने पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो उस टाइम पर मिलता है वही खा पी लेते हैं या बाहर से मंगा कर ही खा लेते हैं। अब आपको तो घर का खाना ही चाहिए होगा। एक तो घर में पहले से ही बहुत काम करना बाकी है, ऊपर से अगर आप लोग जाएंगे तो हमें और ज़्यादा परेशानी होगी। तब सरिता जी बोली कि कोई बात नहीं बहू, जब तक तुम्हारे घर में काम होगा तब तक हम दिलीप के साथ में रह लेंगे। तब दिलीप की पत्नी नेहा बोली, अरे नहीं माँ जी, 8 से 9 का ऑफिस है, हम दोनों ही जॉब करते हैं, ना ही हमारे घर पर मेड है और घर के खर्च इतने हैं, सैलरी से भला ही नहीं होता हम दोनों का। दोनों काम करते हैं फिर भी राशन पानी में कमी हो जाती है। ऐसे में हम आपका खर्चा कैसे उठा पाएंगे। इसलिए आप लोगों को वहाँ ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग आपका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। और आप शहर का माहौल नहीं जानती हैं, वहाँ पर ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती है
जितना आप आसान समझती हैं। अब बेटे बहू के साथ रहना थोड़ा होता है, बैठना उठना भी होता है, खाना पीना भी होता है, आना जाना भी होता ही है। हम आपको भला कैसे संभालेंगे? आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करें। यह सुनते ही सरिता जी रोने लग गईं और रोते हुए बोली कि बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, मुझे घर काटने को दौड़ता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हम बूढ़े लोगों को बस अब तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और जीवन के अंतिम पल तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। और अभी तो हमारे शरीर में इतनी ताकत है, मैं घर का सारा काम भी कर लिया करूँगी, तुम्हें मेड लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बेटे बहू चुप हो गए और कुछ नहीं कहा। गुंजन कमरे में जाकर हर्ष से बोली कि बूढ़े बुढ़िया तो हमारे पीछे ही पड़ गए, और अगर मैं इन्हें आने के लिए बोल दूं तो तुम्हें पता ही है शहर में हमारी कितनी अच्छी लाइफ है, किसी भी टाइम आना जाना, घर पर पार्टी करना और किसी भी टाइम सोकर उठना। भला ऐसे में यह जाएंगे और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और टोका टाकी करेंगे सो अलग। तुम्हें पता ही है इन बूढ़े लोगों की आदत का अच्छी खासी लाइफ में हमारी खलन पड़ जाएगी। तब हर्ष बोला, अरे हाँ गुंजन, मैं कौन सा इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों बिना बात के एक बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं। इधर दिलीप से नेहा बोली, देखो दिलीप, अपना मुंह जरा भी मत खोलना, मैं बूढ़े बुढ़िया के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक तो इनको साथ में रखो, ऊपर से उनकी बातें सुनते रहो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बूढ़े लोग, मेरी सहेलियां घर पर आती जाती रहती हैं और पार्टियां चलती रहती हैं हमारी आए दिन। ऐसे में ये लोग जाएंगे तो टोका टाकी करेंगे ही। मुझे अपनी फर्स्ट क्लास लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। अरे हाँ नेहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कौन सा माँ बाबूजी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब भला हमारी अपनी सैलरी से तो हमारा भला नहीं होता, इनको कहाँ तक संभाल पाएंगे भला। हमारे अपने ही खर्च बहुत हैं उठाने के लिए। दरअसल दोनों ही बेटे बहू अपनी ऐश भरी जिंदगी में खलन नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि वह शहर में बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। बाहर आना जाना, पार्टी करना, देर रात से घर आना, मूवी देखना, सारे शौक पूरे कर रहे थे। अगले दिन जब दोनों बेटे बहू के जाने का समय हुआ, वह अपना सामान पैक करने लगे और गाड़ी में रखने लगे। तब सरिता जी के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तब वह फिर से बोली कि बेटा, मैं तो अपने कपड़े का बैग भी तैयार कर रखा है, इतनी उम्मीदें लगा रखी थी तुमसे कि इस बार तो मुझे लेकर ही चले जाओगे अपने साथ। यह बूढ़ी आंखें तुम्हें देखने को तरस जाती हैं बेटा, घर काटने को दौड़ता है, मन ही नहीं लगता। तब दोनों बेटे बोले, क्या हो गया है माँ आपको, क्यों जाते वक्त टोका टाकी कर रही हो? जाते वक्त टोका टाकी करना अच्छी बात नहीं होती है, और क्यों रोना धोना लगा रखा है? जैसे आप पहले रहती थी वैसे ही आज भी रह लीजिए, और शहरी जीवन आपके लिए आसान नहीं है। कहकर वे लोग गाड़ी में बैठ गए। सरिता जी ने जैसे ही गुंजन का हाथ पकड़ा तो उसने झटके से सरिता जी को धक्का दे दिया और वह धम्म से जमीन पर गिर गईं। बेटे ने भी अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेजी से निकल गए। महेश जी सरिता जी को समझाते रहे कि अब बेटे बड़े हो गए हैं, वह बदल चुके हैं, तुम क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो। कार में जाते हुए बेटे बहुए बोले कि अच्छा हुआ जो पीछा छूटा बुढ़िया से, वरना
पीछे ही पड़ गई थी। हाँ, सच में इस बार तो यहाँ आकर ही गलती कर दी। हंसते हुए छोटी बहू नेहा बोली। बेटे बहू की इस बात को महेश जी अच्छे से समझ चुके थे, परंतु सरिता जी उनकी कोई बात नहीं सुनती थी और बेटे बहू के मोह में पड़ी रहती थी। तब तो वैसा हो गया था, वह दिन रात बस रोती रहती, ना खाना खाती और ना ज़्यादा बात करती, अपनी सुध बुध में ही रहती हैं। महेश जी सरिता जी को लगातार समझाते हैं और अपनी पत्नी को रोता हुआ देख उन्हें बहुत दुख होता है। सरिता जी के चेहरे पर अब काफ़ी झुर्रियाँ चमकने लगी थी और शरीर भी बूढ़ा सा दिखने लगा था। इंतज़ार करती रहती, अब तो वह बीमार सी भी रहने लगी थी। एक दिन अचानक से उन्होंने खुद से ही बड़े बेटे हर्ष के पास फ़ोन किया। तब हर्ष ने हमेशा की तरह व्यस्त रहने का दिखावा किया और फ़ोन काट दिया। इधर जब दिलीप के पास फ़ोन किया तो उसने भी वही ढोंग रचाया और सरिता जी की बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। अब सरिता जी बाहर बालकनी में आकर बैठ गईं और सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगीं। तभी उनकी नज़र एक 65 वर्षीय बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो कहकर चिल्ला रही थी और चूड़ियों को बेच रही थी। वह महिला बहुत ही खुश मिजाज लग रही थी। उसे देखकर सरिता जी को बड़ी हैरानी हुई। तब उन्होंने उनको रोका और जाकर चूड़ियाँ दिखाने को कहा और वह उससे बोली कि आप तो काफ़ी उम्रदराज लग रही हैं, क्या आपके बेटे बहू नहीं हैं जो आप इस तरह से चूड़ियाँ बेचती फिर रही हैं घर घर। यह बात सुनकर वह महिला मुस्कुराई और बोली कि मेरे 4 बेटे बहू हैं, लेकिन अब सब बड़े हो गए हैं, अच्छी नौकरी लग गई है, शादीशुदा हो गए हैं और शहरों में अपनी बीवियों के साथ जाकर बस गए। पति तो मुझे पहले ही इस भरी दुनिया से छोड़कर चले गए। बच्चों का पालन पोषण बड़ी ही मुश्किल से किया, पढ़ाया लिखाया, इसीलिए मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। जैसे मैंने इनको पैदा किया, पाल पोस कर कामयाब बना दिया, वैसे ही मैं खुद का पेट भी पाल सकती हूँ। इसलिए मैंने खुद का यह काम शुरू किया और घर जाकर चूड़ियाँ बेचती हूँ। इसी बहाने लोगों से हंस बोल भी लेती हूँ और मुझे सुकून भी मिलता है। इससे खुद का खाती हूँ, खुद का कमाती हूँ। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सरिता जी को मानो एक झटका सा लगा। वह बुजुर्ग महिला के बात सीधा सरिता जी के दिल पर असर करती गई। वह उसके बारे में सोचती रहती हैं और चूड़ी खरीदकर वापस कमरे में आ जाती हैं और सोचती हैं कि जब से बेटे बहुएं शहर गए हैं तब से उन्होंने मेरे पास एक बार भी फ़ोन नहीं किया और एक मैं हुई हूँ उनके बिना रो रो कर मेरा बुरा हाल है और एक वह हैं जो मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं ही उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। मुझसे अच्छा तो वह महिला थी जो चूड़ियाँ बेच रही थी और कितने स्वाभिमान के साथ जी रही थी। यह सोचकर सरिता जी ने मन ही मन एक कठोर फैसला लिया। अब जब उनके पति महेश जी घर पर आए तो देखा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और सरिता जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पति महेश जी को खाना खिलाया और बोली कि सुनिए जी, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। तब वह उस बुजुर्ग महिला की सारी बातें महेश जी को बताती हैं और कहती हैं कि मुझे कुछ सामान चाहिए, आप मुझे लाकर दे दीजिए। मैं खुद का एक व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ और अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हूँ। मुझे बहू पर आश्रित नहीं रहना है। यह सुनकर महेश जी को बहुत अच्छा लगा। तब वह कहते हैं कि सरिता, मैं तो तुम्हें बस यही बात समझाते समझाते थक गया था कि बेटे बहू अब पहले जैसे नहीं रहे,
लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही पर तुम समझी तो चलो अच्छा है। कहकर सरिता जी के लिए अचार पापड़ बनाने का सामान ला दिया। सरिता जी अचार पापड़ बहुत अच्छा बनाती थी और उन्होंने अपने इस हुनर को अपना अधिकार बना लिया। समय के साथ उनका कारोबार जोरों से चलने लगा और वह काफ़ी फेमस हो गई। काम में व्यस्त होकर उन्हें ना तो बेटे बहू की याद आती और ना ही उनके दिल को दुख होता। अब वह खुश रहती हैं अपने पति के साथ। महेश जी भी पत्नी को देखकर काफ़ी खुश रहते। और इधर बेटे बहू का ऐसा हाल था। हर्ष बोला, यार दिलीप, मैं तो सास से नौकरी कर कर के थक चुका हूँ। सारा दिन किटकिट करते रहते हो काम में और वही सैलरी, वही खाना पीना। ज़िंदगी एक बोझ सी लगने लगी है और ना ही सैलरी ज़्यादा मिलती है और इसलिए सोच रहा हूँ कि मिलकर दोनों कोई बिजनेस करते हैं, अपना कोई धंधा शुरू करते हैं जिससे ज़्यादा पैसा आए। तब दिलीप बोला कि वह तो ठीक है भाई, मैं भी सोच रहा था, लेकिन इस सब के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे और पैसे तो हमारे पास हैं ही नहीं। तब हर्ष बोला कि हाँ वह तो है, पर वह जो गांव का घर है वह कब काम आएगा। यहाँ पर तो हमारा अपना घर है ही। गांव की ज़मीन वह बेच देते हैं और उससे जो पैसे आएंगे उसे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेटे बहुए गांव जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब गांव पहुंचते हैं तो अपनी माँ सरिता जी का व्यवसाय देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब गुंजन बोलती है कि बुढ़िया, जब हम शहर जा रहे थे तो कैसे हमारे आगे रो रो कर बिलख रही थी। अब देखो इसे कैसे जवान हुई हैं और कैसे चहक रही हैं और इतना काम फैला रखा है, जाने कितना कमा रही होंगी। बुढ़िया कह तो वैसे रही थी जैसे हमारे बिना मर जाएगी, और अब देखो कैसे अपना बिजनेस चला रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि बुढ़िया के पैर पकड़ लो, आज कुछ काम आ जाएगी हमारे। पीछे से सरिता जी अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुन लेती हैं। तब वह बोलती हैं कि अरे महारानियाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे शहर आने जाने से तुम्हारे आगे पीछे नहीं भागूंगी और ना ही रहूंगी मैं। चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे पति का साथ प्यारा है और अपना काम प्यारा है। और जब उस दिन तुम गए थे, मैं तुम्हारे आगे इसलिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। वह माँ की ममता थी जो तुम्हें रोक रही थी और तुम्हारे लिए रो रही थी। तुम लोगों ने उस अवस्था में मुझे अकेला छोड़कर जीवन का एक नया पाठ सिखा दिया। तब हर्ष और दिलीप बोले कि माँ, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें अपना कारोबार चलाना है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। तब सरिता जी बात को बीच में काटते हुए बोली कि अच्छा, और 3 साल बाद तुम गांव आए हो और वह भी लालच में। कारोबार के लिए पैसे चाहिए तुम्हें। बीच में तुम्हें फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं था। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन बैठे थे और अब यहाँ मुंह उठाए चले आए पैसे मांगने के लिए। धिक्कार है मुझे तुम जैसी औलाद पर। मुझे तुम जैसे लोगों के साथ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगी, और ना तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए पैसा है और ना ही समय है और ना ही घर है। यह फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें मुझसे, और ना ही तुम्हारे माँ पिताजी का प्यार। अब तुमने सब चीज़ खो दिया है। चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। अपनी बात ना बनते देख बड़ा बेटा हर्ष बोला, क्यों चले जाएं, कैसे चले जाएं? आपकी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है। हम आपके बेटे बहू हैं, हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं।
और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। तब पत्नी भी बोली कि माँ जी, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ज़्यादा आनाकानी की तो दोनों बूढ़े बुढ़िया पर मानसिक उत्पीड़न और दहेज लेने के केस में अंदर करवा दूंगी। फिर सड़ते रहना दोनों बूढ़े बुढ़िया जेल में। हाँ, सही कह रही हैं बिल्कुल भाभी। छोटे बेटे बहू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। तब महज जी जोर का तमाचा अपने बड़े बेटे हर्ष के गाल पर जड़ते हैं। तुम लोग बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रहोगे। ज़्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता कोई इंसान पढ़ने लिखने से। तब गुंजन बोली, पिताजी आपको जरा सी शर्म नहीं आती अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए? बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है आपको। और यह आपके बेटे से पहले मेरे पति हैं, इन पर मेरा अधिकार है। यह सुनते ही सरिता जी झन्नाटेदार चाटा नेहा के गाल पर मार दिया। शर्म नहीं आती बहू ससुर जी से जुबान लड़ाते हुए? खबरदार, जो मेरे पति का जरा भी अपमान किया तो जुबान खींच लूँगी। तुम्हारी पत्नी सरिता जी का ऐसा साहस देखकर महेश जी की आंखों में चमक आ गई। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार आज सरिता जी ने किसी पर हाथ उठाया था। बेटे बहू माँ पिताजी का ऐसा रूप देखकर हैरान रह गए। तब सरिता जी बोली कि एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें मैं अपने जमीन जायदाद से। जैसे आए हो वैसे निकल जाओ। किस मुंह से भिखारी की तरह अपना हक मांगने चले आए हो? माँ बाप तो तुम्हें बोझ जैसे लगते हैं और उनकी संपत्ति धन दौलत वह बड़ी अच्छी लगती है। और क्या बहू, यह बार बार भाई को बुला लूँगी, भाई को बुला लूँगी, एक ही बात की रट लगाई रहती हो। चलो तो आज फ़ोन लगाओ और बुलाओ, वरना तुम परेशान मत हो। आज मैं ही तुम्हारे भाई को बुला लेती हूँ। तभी महेश जी के दोस्त का बेटा मनीष कुछ पेपर्स लेकर वहाँ पहुँचा और साथ में 2 पुलिस वाले भी आए। वर्दी पहने वह पुलिस वाला कोई और नहीं, नेहा का भाई ही था, जिसे देखकर नेहा अपने हित में फैसला चाहती थी। तब वह उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन गौरव उसे बीच में ही रोक देता है। खबरदार नेहा, मुझे अपनी बातों में बहलाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं ड्यूटी पर हूँ, ना मैं किसी का भाई हूँ और ना ही मेरी कोई बहन है, चिल्लाकर गौरव बोला। भाई का ऐसा रूप देखकर नेहा सन्न पड़ गई और एक कोने में जाकर सिमट गई। महेश जी ने वह पेपर वकील को पकड़ाए बेटे बहू को पढ़कर सुनाने के लिए कहा। तब वकील बोला कि बुढ़ापे में अगर बेटे बहू में से किसी ने भी इन पर जोर जबरदस्ती की या जायदाद लेने की कोशिश की या उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें टॉर्चर किया, तो पुलिस उनके साथ सख्त कार्रवाई करेगी, जिसका भुगतान उनको बहुत महंगा पड़ेगा। तब महेश जी पूरे स्वाभिमान के साथ बोले कि बेटा, भले ही तुमने कितनी ही डिग्री हासिल कर ली हो, पर दिमाग में आज भी तुम हमसे पीछे ही हो। 4 किताब पढ़ने से तुम हमारे बाप नहीं बन जाओगे। अपने माँ पिताजी का ऐसा रूप देखकर बेटे बहू हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। जब अपनी बहन नेहा के बारे में गौरव को पता चला तो जोरदार 2 थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। तू घर पर भी ऐसे ही अपनी भाभियों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी और अब वही तू अपने सास ससुर के साथ कर रही है। तेरे इसी झगड़े की वजह से मम्मी पापा ने तेरी शादी इतनी जल्दी कर दी, लेकिन तू बदलेगी नहीं। खबरदार, अगर आगे तेरे बारे में कुछ भी सुनने को मिला या तूने अपने सास ससुर को परेशान किया तो समझ लेना तेरे मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होगी वह अलग।
यह सुनकर नेहा मुंह लटका लेती है। सरिता जी और महेश जी भी अपने बेटे बहू को माफ़ नहीं करते। अब बेटे बहू अपमानित होकर वापस शहर चले जाते हैं और महेश जी सरिता जी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताने लगे। और वहीं दूसरी तरफ सविता जी के बेटे और बहू अपने इस शहर वाले घर में रह रहे थे और वही नौकरी कर रहे थे, क्योंकि दोनों पति पत्नी ने उन्हें ना तो पैसे दिए थे और ना ही ज़मीन और जायदाद। अब दोनों बेटों और बहू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, जिसके कारण ही उन्हें हर चीज़ से बेदखल कर दिया गया था, जिससे उन्हें वही ज़िंदगी फिर से जीनी पड़ रही थी। बेटे और बहुएं कई बार गांव आकर अपने माँ पिताजी से माफ़ी मांगी, लेकिन उन दोनों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। तो दोस्तों, सरिता जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।